तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहला प्रश्न मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं, आप लोग आंसर इसका बताइए। कह रहा है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। चलिए बताइए स्टूडेंट आप लोग की जो विदेशी व्यापार होता है वो किनके मध्य होता है। दो देशों के मध्य होता है कि दो प्रदेशों के मध्य होता है कि दो नगरों के मध्य होता है कि दो गांवों के मध्य होता है। चलिए बताइए, बहुत ही ज्यादा प्यारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो विदेशी व्यापार होता है वो किनके मध्य होता है। फटाफट आंसर दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। आपको जो भी आंसर होगा, जो भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन, तो आप दीजिए। ठीक है, तो चलिए आई होप सब लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं, मिला लीजिए। तो विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है, तो दो देशों के मध्य होता है स्टूडेंट। ठीक है, दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उन्हें विदेशी व्यापार कहा जाता है। आई होप सबका क्वेश्चन सही रहा होगा और सबने ऑप्शन ए दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे लिखा है कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है। बताइए कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है। 1676 मिमी, 1000 मिमी कि 762 मिमी कि 610 मिमी। देखिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन से सारे, और एक भी क्वेश्चन आपको मिसेज नहीं करना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, सारे क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बताइए बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है। तो आई होप हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर तो दे ही दिया होगा। ठीक है, जो भी जिनका भी सही आंसर रहा होगा, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, मैच करा लीजिए। मैं बता दूं आप लोगों की जो बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है, तो 1676 मिमी है। कितना, 1676। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर होता हुआ यहाँ पे अच्छे तरीके से। और इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा जैसा कि देख पा रहे हैं, कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच कौन सा है। देखिए अभी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच कौन सा है। NH44, NH8, NH11, NH88। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइए। आई होप हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर दे ही दिया होगा। ठीक है, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच कौन सा है, तो स्टूडेंट है NH44। क्या है, NH44। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आई होप सबने ऑप्शन ए ही दिया होगा, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। बताइए स्टूडेंट कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, सामूहिक सरकार है कि सामुदायिक सरकार है कि राजतंत्र सरकार है कि एक पक्षीय सरकार है। बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। ठीक है, कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है स्टूडेंट। तो चलिए फटाफट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा कमेंट में करके बताइए। और हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा कि मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा सही, और मैं आपको सही बताने वाला कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार, तो सामुदायिक सरकार है, मिला लीजिए। आपका अगर ऑप्शन बी रहा होगा तो बिल्कुल सही रहा होगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता हुआ ना कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, सामुदायिक सरकार है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पे कि 13 अप्रैल, क्या कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। पहला ऑप्शन सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, ऑप्शन बी साइमन कमीशन का भारत आगमन, कि ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन की शुरुआत, कि ऑप्शन डी जलियांवाला हत्याकांड। तो बताइए कि इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि 13 अप्रैल जो 1919 है वो किस घटना से संबंधित है। इन चारों ऑप्शन में से फटाफट आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन सभी पढ़ाए हुए हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। आई होप हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा कि इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा सही, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, अपने आंसर से मैच करा लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ काउंट करते रहे कि आपको कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था घटना, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबको मालूम है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ, और इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट यह है कि भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस का ऐलान किसके लिए, यानी किसके द्वारा किया गया है। लॉर्ड लिंटन द्वारा, कि लॉर्ड इरविन द्वारा, कि लॉर्ड कर्जन द्वारा, कि लॉर्ड रिपन द्वारा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे।
तो चलिए फटाफट इसका सही आंसर आप लोग बता दीजिए कमेंट करके, और इसके बाद मैं बताऊंगा इसका सही आंसर, आप मैच करा लीजिएगा कि आपका सही है गलत। गलत होता है तुरंत याद कर लीजिए, ठीक है, टाइम नहीं है आप लोग के पास। तो चलिए, हमको लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। मैं सही आंसर बताने वाला हूं आप लोगों को कि भारत के लिए डोमेनियम स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया स्टूडेंट, तो लॉर्ड इरविन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, बताइए। इसका तो सही आंसर सबका आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण है, बहुत बार पूछा गया है, मैंने बता भी रखा है पहले वक्त से, ठीक है। बताइए महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ स्टूडेंट, ठीक है। 1919, 1924, 1929, 1934, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए स्टूडेंट कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो चलिए आई होप, हमको लगता है सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा, और हमें चलिए इसका सही आंसर बता ही देता हूँ आप लोगों को। महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था स्टूडेंट, वो 1929 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट है कि यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। एशिया महाद्वीप का, कि अफ्रीका महाद्वीप का, कि अमेरिका महाद्वीप का, ऑस्ट्रेलिया भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। बहुत ही ज्यादा सिंपल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप सबने आंसर बता दिया होगा, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट, कि इसका रियल आंसर क्या होगा। तो यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप के आपस में बंटवारा कर लिया स्टूडेंट, तो अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से क्लियर होता हुआ, तो इसी के साथ हम बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। आपसी समझौता, गुलाम प्रथा, सशर्त प्रथा, नई दास प्रथा। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। चलिए फास्ट कीजिए रिप्लाई इसका, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने अपना आंसर तो दे ही दिया होगा, कि नहीं, आराम से दे दिया होगा। अब मैं सही आंसर बताने वाला, मैच करा लीजिए कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नई दास प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, नई दास प्रथा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप सबने ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्लियर होता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। वर्ष 1972, वर्ष 1982, वर्ष 1979, वर्ष 1998। बताइए रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। फटाफट इसका सही आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए। चलिए हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट करके इसका सही आंसर बता ही दिया होगा, आई होप। और मैं इसका रियल आंसर बताने वाला हूँ, मैच करा लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ, तो स्टूडेंट वर्ष 1992 में, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट यह है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, वनोन्मूलन, कि अधिक सिंचाई, कि अति पशुचारण। बताइए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलिए फटाफट इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए
हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट तो कर ही दिया होगा अच्छे तरीके से कि हाँ क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन कंफर्टेबल होगा। ठीक है, कौन सा इसका सही आंसर है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिए, गलत होगा तो याद कर लीजिएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण क्या है स्टूडेंट, तो अधिक सिंचाई है। ठीक है, अधिक सिंचाई के कारण वहाँ पंजाब में भूमि निम्नीकरण होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीके से हमने क्लियर कर रखा है इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट यह है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया होम स्क्रीन पे कि सुंदरवन राष्ट्रीय जो पार्क है वो किस राज्य में स्थित है, बताइए। असम में कि उड़ीसा में कि पश्चिम बंगाल में कि मध्य प्रदेश में, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की मध्य प्रदेश। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन नंबर 12 किसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, फटाफट आंसर बताइए, कमेंट कीजिए कि इसका रियल आंसर क्या होगा। तो चलिए हमको लगता है होप सबने अपना जो भी आंसर आपने चूज किया अपने दिमाग में सभी ने अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता दिया। और अब बारी आती है मेरा सही आंसर बताने का। मैं बता रहा हूँ, आप लोग मैच कराइए कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सब लोग जानते हैं कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है स्थित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे क्लियर होता हुआ और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट यह है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो सबको मालूम होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा है किस स्थान, भारत नहीं है विश्व है, पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, मासिनराम, चेन्नई कि व्लादिवोस्टॉक, न्यूयॉर्क। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है स्टूडेंट। तो आई होप सबने अपना आंसर दे दिया होगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 का। तो यहाँ पे लिखा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो किस स्थान पर होती है, तो मासिनराम में होती है। कहाँ है, मासिनराम। ठीक है, मासिनराम ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 खत्म, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, 4%, 6%, 8% कि 10%। बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर बताइए कि भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। आई होप हमको लगता है कि सभी ने सही आंसर बता दिया होगा, जो भी आपके मन में रहा होगा कि हाँ भाई इसका आंसर ये होना चाहिए, आपने कमेंट करके बता दिया है और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए मिला लीजिएगा। तो भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, तो 4%। कितना, 4%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट यह है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। बहुत ही प्यारा प्रश्न स्टूडेंट है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा, तो महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने, अन्ना हजारे ने। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर का। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो हमको तो लगता है कि सभी लोगों ने अपना भाई आंसर दे दिया होगा कि हाँ आपका ये आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, सभी ने अपना आंसर दिया है, मैं सही आंसर बताने वाला हूँ। मिला लीजिए अपने आंसर से कि हाँ आपका सही है गलत। सही होता है तो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, और गलत होता है तो आप इसको तुरंत याद कर लीजिएगा, करना क्या सिंपल बात है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने भारत जो आधुनिक भारत का मंदिर का बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी 15 का सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट यह है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया ना आपकी स्क्रीन पे कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। महानदी, चिनाब नदी, सतलुज
कि कृष्णा? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न स्टूडेंट है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। और इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। तो आप लोग अब मेरे आंसर से मिला लीजिए, क्योंकि आपने सही आंसर तो दे ही दिया है। मैं भी बता दूं कि सही आंसर क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए सलाल बांध किस नदी पर बना है स्टूडेंट? तो चेनाब नदी पर बना है। किस पे? चेनाब नदी पर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 उनके बढ़ चलते हैं। चलिए फटाफट इसको पढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए आप लोग। कह रहा है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, कि न्यूनतम सहायता मूल्य, कि मध्य सहायता मूल्य, कि अप्रभावी सहायता मूल्य? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं। और अब मेरे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिए। ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों का सहायता देने के लिए करती है स्टूडेंट? तो न्यूनतम सहायता मूल्य। न्यूनतम सहायता मूल्य ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी दिया होगा क्वेश्चन नंबर 17 का भी ही ऑप्शन दिया होगा। चलिए क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि, कि गहन कृषि? बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हमको तो लगता है कि आपने सही आंसर बता ही दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 का। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं। मेरे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो वह रोपण कृषि। ठीक है, रोपण कृषि ऑप्शन 20 क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, सही आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तैयार। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट यह है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। बताइए स्टूडेंट, मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए, कि फिल्मी सीटों के लिए, कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट कमेंट्स करके चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई मुंबई हाई? बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके हमको बता दीजिए स्टूडेंट के इसका सही आंसर क्या होने वाला है। और इसी के साथ तो चलिए, हमको तो लगता है कि आपने सही आंसर बता दिया होगा। अब बारी आती है मेरी सही आंसर बताने की। चलिए मैं बता रहा हूँ, मैच करा लीजिए कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है वो तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके? तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट यह है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश की राजस्थान? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कि भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है वो कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 20 का रियल आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए। हमको तो लगता है कि आपने अपना सही आंसर बता दिया होगा। बारी आती है मेरी सही आंसर बताने की। चलिए मैं इसका भी सही आंसर बता देता हूँ, लोग मैच करा लीजिए। तब भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में स्टूडेंट। क्या? तमिलनाडु। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन भी दिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत प्यारा प्रश्न तैयार होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्टूडेंट कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री,
मुख्यमंत्री, राज्यपाल की जिलाधिकारी? बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर। आई होप हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट अपना कर दिया होगा कि सही आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ, मैच करा लीजिए। तो प्रांतीय प्रशासन का जो संचालन करता है वो मुख्यमंत्री करता है। स्टूडेंट, कौन? मुख्यमंत्री। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि काले दस्ताने और बंदी मुठियां किसके प्रतीक थीं? काले दस्ताने और बंदी मुठियां किसकी प्रतीक थीं? क्रोध की, कि शांति की, अश्वेत शक्ति की, कि सुखी की? बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम लोग काले दस्ताने और मुट्ठी जो बंदी मुठियां थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। फटाफट इसका कमेंट में सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, फटाफट कीजिए कमेंट। आई होप हमको लगता है कि सब लोगों ने कमेंट तो कर ही दिया होगा, इतना टाइम मिल गया आप लोगों के लिए तो सभी ने कमेंट कर दिया। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो काले दस्ताने और बंदी मुठियां किसके प्रतीक थी, किसकी प्रतीक थी? तो अश्वेत शांति की। ठीक है, अश्वेत शक्ति की, ठीक, सॉरी, अश्वेत शक्ति की वो प्रतीक थी। ठीक है, काले दस्ताने और बंदी मुठियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 तो तैयार हो गया, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलनों को क्या कहा जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलनों को क्या कहा जाता है? महिला मुक्ति आंदोलन कहा जाता है, कि नारीवादी आंदोलन कहा जाता है, कि स्त्री शक्ति कहा जाता है? किन में से कोई नहीं? बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, पहले आप लोग बता लीजिए। तो हमको तो लगता है कि आप लोगों ने सभी ने आंसर दे दिया होगा अपना। मैं अब बारी आती है मुझे बताने की कि सही आंसर क्या होगा। तो चलिए बता देता हूँ, इसका रियल आंसर क्या है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलनों को क्या कहा जाता है? तो नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्लियर होता हुआ तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से है। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से है समांतर, कि बेहतर, कि बेकार, कि कुछ नहीं? बताइए, जो लोकतंत्र शासन है वो अन्य व्यवस्थाओं से कैसा है? समांतर है, कि बेहतर है, कि बेकार है, कि कुछ नहीं? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। फटाफट क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, फिर 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर सोचिए समझिए, फिर इसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, तो हमको तो लगता है कि सभी ने आंसर दे दिया होगा क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होना चाहिए सही आंसर। और चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। तो लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से क्या है? बेहतर है। जो लोकतंत्र शासन होता है वो अन्य व्यवस्थाओं से क्या है? बेहतर है। स्टूडेंट, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट यह है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा राज्य है कि जिसमें प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 25 के लिए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए हमको तो लगता है कि सभी ने इसका आंसर तो दे दिया फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन ही सिंपल है कि निम्न में से किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर जो होगा हरियाणा। सभी लोग जानते हैं हरियाणा में क्या होता है कि जो प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक होती है इन चारों ऑप्शनों की अपेक्षा। ठीक है, तीनों अपेक्षा, जैसे बिहार, राजस्थान और मेघालय की अपेक्षा हरियाणा में। चलिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे आ गया और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? बहुत ही ज्यादा देखिए, फ्रांस में गणतंत्र की बात आया गया। ठीक है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815, 1830, 1848 के 1871? बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके बताइए 26 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आई होप सभी ने आंसर सही दे दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए 26 के लिए। और बारी आती है हमारी
अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा, मिला लीजिए। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई स्टूडेंट, सब लोग जानते हैं 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप सबने क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्लियर होता हुआ, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यहाँ पे कि भारत आने पर, कहाँ पे आने पर, भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जब गांधी जी ने भारत आए तो भारत आने के बाद जो सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किए थे उन्होंने, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, कि खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, कि अहमदाबाद आंदोलन। बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 27 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर बता दीजिए स्टूडेंट कि क्या होगा इसका सही आंसर। आई होप आपने सही आंसर इसका जानते होंगे, सही आंसर बता भी दिए होंगे। अब मैं बता देता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया, तो चंपारण सत्याग्रह किया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप 27 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से आपको। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 यह है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है। IUCN की WTO की UN की FAO। बताइए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 28 के लिए कौन सा आंसर कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। तो आई होप हमको लगता है सभी ने अपना आंसर बता दिया होगा सोच समझ के, और मैं बताने जा रहा हूँ इसका रियल आंसर, और मैच करा लीजिएगा कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है स्टूडेंट, तो वह है IUCN संस्था। जो IUCN संस्था यही तैयार करती है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर होता हुआ, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया आपकी होम स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। हमारे भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1982, 1984, 1985 कि 1986। बताइए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का। तो चलिए हम आई होप हमको लगता है सभी लोगों ने तो कमेंट कर दिया होगा। चलिए कुछ समय दे देता हूँ कि ताकि आप बढ़िया से पढ़ के इसको कमेंट कर पाएं सोच समझ के। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ, इतना तो बहुत समय आप लोगों के लिए काफी है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया स्टूडेंट, तो कब, 1986। 1986 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर होता हुआ, तो आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन, और इसको बताइए बहुत जोरदार तरीके से कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर सभी लोगों का सही होना चाहिए कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए क्या है, प्रमाणिक चिन्ह है स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। उत्पादित सामान, कि स्वर्ण व चांदी, कि उत्पादित मशीन, की खाद्य पदार्थ। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फटाफट इसका सही आंसर बताइए स्टूडेंट, ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं फटाफट इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है स्टूडेंट। तो किन वस्तुओं के लिए स्टूडेंट प्रमाणिक चिन्ह है, तो खाद्य पदार्थ के लिए। किसके, खाद्य पदार्थ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट ये है कि कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, 1920, 1927, 1930 कि 1935। चलिए स्टूडेंट फटाफट आंसर बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर पहले के लिए है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। चलिए तुरंत इसका आंसर आप लोग दीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने सही आंसर दे दिया होगा, और मैं अब बताने वाला हूं सही आंसर आप लोगों को। अपने मेरे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिएगा कि आपका सही है या गलत है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया, तो सब लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला गया, तो 1930 ईस्वी को, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर होता हुआ, और हम बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि करो या मरो का नारा किसका था। देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का कि महात्मा गांधी का? चलिए फटाफट आंसर बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए आंसर दीजिए कि रियल आंसर इसका क्या होगा, और सभी लोग अपना पहले पढ़ लीजिए इसका, फिर अपना कंपैरिजन कर लीजिए कौन सा आंसर सही है, इसके बाद दीजिएगा आप लोग। सही सही आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि करो या मरो का नारा किसका था, तो महात्मा गांधी का था। चलिए आंसर मिला लीजिएगा, जिनका सही है तो बहुत अच्छा, जिनका गलत है तो अभी याद कर लीजिए उसको, ठीक है, कि करो या मरो का नारा किसका था, तो महात्मा गांधी का था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे अच्छे ढंग से क्लियर होता हुआ, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और स्टूडेंट जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा कि लेटराइट मृदा? बताइए स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए, ठीक है। बताइए कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? काली मृदा, लाल मृदा कि जलोढ़ मृदा कि लेटराइट मृदा? बताइए फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो चलिए आई होप आपने आंसर सभी लोगों ने दे दिया होगा कमेंट करके, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैच करा लीजिए। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है स्टूडेंट? तो काली मृदा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया होगा, आपने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही दिया होगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर होता हुआ यहाँ पे, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया। तो बताइए स्टूडेंट, 1973, 1975 की, 1980 की, 1989? बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसका कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आंसर दीजिए कि इसका कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी होगा। चलिए सभी लोगों ने आंसर दे दिया है, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया स्टूडेंट? तो 1973, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था, आई होप आपने भी इसे क्लियर कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट यह है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर की, नर्मदा की, कोसी की, चिनाब नदी? बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है, इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई स्टूडेंट, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए कि इसका सही रियल आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आंसर दे दीजिए कि इसका सही क्या होगा। मैं अब जा रहा हूं इसका सही आंसर बताने के लिए, आई होप आपने दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो किस नदी पर? तो दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी घाटी पर यह बनाई गई, ठीक है। तो चलिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, दामोदर नदी पर बनाई गई भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल? बताइए, धान, बाजरा, गेहूं कि मक्का? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रबी की फसल है? आपको कमेंट में सही आंसर इसका बताना है स्टूडेंट, सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और आई होप आपने सही आंसर दे दिया होगा स्टूडेंट, और मैं अब जा रहा हूं इसका सही आंसर बताने के लिए, और मेरे आंसर से आप लोग मैच करा लीजिए, और आपको नोट करते चलना कितना सही है कितना गलत है। तब ये वीडियो समाप्त हो जाएगी तो आपको टोटल कमेंट करके बताना होगा कि मेरी 20 क्वेश्चन में इतना सही था, ठीक है। तो चलिए बता देता हूँ इसका सही आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो कौन सा है? गेहूं तो है, गेहूं क्या है? रबी की फसल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, पेट्रोलियम के, तांबा की, जस्ता की, यूरेनियम? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग इसका सही आंसर दे दिए होंगे, और इसी के साथ में इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने ऑप्शन ए ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, अच्छे तरीके से आपने कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट ये है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रश्न है कि श्रीलंका
स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947 में, 1950 में, कि 1948 में, कोई 1945 में? पता है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका सही आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इसका रियल आंसर क्या होगा। ठीक है, और आई होप आपने बता भी दिया होगा, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ स्टूडेंट। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? तो 1948 में। ठीक है, 1948 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। तो हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को नोट करते रहिए कि आपका कितना सही और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट यह है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? देखिए बताइए कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 20 की, 22 की, 24 की, 26? बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। 2021 बोर्ड एग्जाम में आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को करने में। ठीक है, बताइए इसका रियल आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा? कमेंट में आप करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, और आई होप आपने कर ही दिया होगा। ठीक है, इतना समय आप लोगों के लिए बहुत काफी है, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तब 22। कितनी? तब 22 स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने ऑप्शन बी ही दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सतलुज बांध से, कि हीराकुंड बांध से, कि नागार्जुन बांध से, कि सरदार सरोवर बांध से? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा कुछ समय दे रहा हूँ, फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइए, और फिर इसके बाद में इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ, फिर मैच करा लीजिएगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो तुरंत याद कर लीजिएगा, आपके पास समय तो है नहीं अब। ठीक है, तो चलिए हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट कर ही दिया होगा इसका सही आंसर, और मैं आप बताने वाला हूं सही आंसर इसका कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध से है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट यह है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबका आना चाहिए ना, तो सभी लोग याद होगा इस प्रश्न का उत्तर कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, कि 5 सितंबर को, कि 14 नवंबर को, कि 15 अगस्त को? बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर आप लोग बताइए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक भी लोगों का आंसर छूटना नहीं चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बताइए कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इसका सही आंसर क्या होगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट यह है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह है? बताइए राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? जर्मनी से हुआ है, कि इटली से, कि फ्रांस से, कि इंग्लैंड से? तो ये तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं, चैप्टर को मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा हुआ है आपने। और इसका सही आंसर आप लोगों को बताइए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ आप ही लोगों का। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा, ओपिनियन जो भी आपको होगा। मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ, वो किस देश से हुआ था? फ्रांस देश से हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ क्लियर होता हुआ अच्छे ढंग से। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट यह है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1876 ईस्वी, के 1880 ईस्वी? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, समय नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों के पास। ठीक है, जल्दी करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? तो 1871 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप सबने ऑप्शन ए ही दिया होगा, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, प्यारा प्रश्न है कि जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत की कितने सन में वापस लौटे? 1914 के, 1915 के, 1918 के, 1919? बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका रियल आंसर क्या होगा, और इसी के साथ हम बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, पहले आप लोग दे दीजिए अपना ओपिनियन जो भी
भी हो, ठीक है, या तो होगा ही होगा। तो चलिए इसका सही आंसर बता देता हूँ आप लोगों को कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 1915 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और इसका आंसर बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ पर स्थित, बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन में कि जिनेवा में कि न्यूयॉर्क में कि ऑस्ट्रिया में, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, फटाफट आंसर बताइए इसका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए कमेंट करके बताइए और इसका सही में आंसर बताने वाला हूँ आप लोग। आई होप आपने सब लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। और इसका रियल आंसर जो होगा स्टूडेंट ये होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे, ठीक है। 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे, जापान और भारत कि फ्रांस और अमेरिका कि चीन और भारत कि चीन और इटली। स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता ही देता हूं कि जो 18वीं शताब्दी तक जो संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे स्टूडेंट, तो कौन वो देश थे जो सबसे धनी माने जाते थे, तो चीन और भारत। किनका नाम आता है, चीन और भारत का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट यह है कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई, तो प्लेग की, रिंडरपेस्ट की, मलेरिया की, एनिमल फीवर। बताइए सभी को सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है बस। और इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, समय नहीं आप लोगों के पास बिल्कुल भी। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं। आई होप आप सबने अपना आंसर जो भी ओपिनियन रहा होगा आपने दे दिया होगा। और इसका सही आंसर स्टूडेंट यह होगा कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी, और रिंडरपेस्ट, ठीक है। रिंडरपेस्ट एक बीमारी चली थी और उस समय श्रीलंका के बहुत अफ्रीका के बहुत सारे जो जानवर की मृत्यु हो गई थी स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, बताइए दक्कन के पठार में कि मालवा प्रदेश में कि ब्रह्मपुत्र घाटी में कि थार रेगिस्तान में। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्यारा प्रश्न है कि लाल मिट्टी पाई जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो बताइए कहाँ पाई जाती है लाल मिट्टी, दक्कन के पठार में कि मालवा प्रदेश में कि ब्रह्मपुत्र घाटी में कि थार रेगिस्तान में। तो चलिए इसका सही आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को अब बताने वाला हूं कि इसका रियल आंसर क्या होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 का, तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है स्टूडेंट कहां पे, तो दक्कन के पठार में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट है कि भूमि एक संसाधन है, बताइए भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित संसाधन है कि सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि भूमि एक संसाधन है, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल और पहला ही प्रश्न आपका बहुविकल्पीय का है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और लाजवाब क्वेश्चन से इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए, ठीक है, कि भूमि एक संसाधन है। आई होप सबने ऑप्शन दे दिया होगा इसका सही आंसर। मैं इसका रियल आंसर बताने वाला हूं आप लोगों को कि भूमि जो एक संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन है। सब लोग जानते हैं कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। चलिए इसका आंसर तो सभी लोगों का सही रहा होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यह है कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन अजैवीय संसाधन है। चट्टाने के, पशु के, पौधे के, मछलियां। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। तो निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन स्टूडेंट, तो चट्टान, चट्टान जो अजैवीय संसाधन होता है। और पशु, पौधे, जो मछलियां ये सब जैवीय संसाधन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया। अब देखिए अब आप लोग अपना काउंट करके बताइए कि आपका कितना सही था इसमें। 20 क्वेश्चंस में कितना आप लोगों का सही था, ठीक है, कितना गलत था स्टूडेंट, ठीक है। तो बताइए कि इस टेस्ट में आपने कितना नंबर पाया, सब लोग आप कमेंट करके बता दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया और इससे तो बाहर नहीं लगता है कि फंसेगा। इतना क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को कि कहीं से बाहर जीवे नहीं करेगा स्टूडेंट, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से तब एग्जाम में बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।